नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। उसका एक पदार्थ, एक मैटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जिसने इस पाठ को पढ़ लिया, आप ये समझकर देख लीजिए, जिसने इस पाठ की आत्मा को पकड़ लिया, फिर पूरी साइंस केमिस्ट्री उसके लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे बहुत ही प्रेम पूर्वक, धैर्य के साथ, मस्ती के साथ पढ़ते रहें। मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि मेरे पढ़ाने के इस तरीके से मेरी प्रतिभा का आकलन ना किया जाए। मुझे अब जो पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, छोटा सा बोर्ड है, मुझे बगैर हाथ पे ज़्यादा फेंके पढ़ाना है। अगर यही हम लोग एक जीवंत कक्षा में होते तो शायद हमें इतना परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती। मैं ज़रा सा कुछ कहता और आप उसको समझ लेते, लेकिन क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है, मैं आपके सामने, हर किसी के सामने तो नहीं पढ़ा सकता, इसलिए अभी हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, मैटर जो होता है, जैसे मैंने बताया कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सब मैटर हैं। तो उनकी संरचना क्या है, अंदर से वो कैसे दिखते हैं। जैसे अंदर से हमें पता है हमारा कि हमारे यहाँ पर एक हड्डी जा रही होगी, यहाँ पर पसलियां होंगी, एक हड्डी यहाँ होगी, एक हड्डी यहाँ होगी, ये हमारे अंदर से संरचना है। और इलेबोरेट करेंगे आप इसको, और थोड़ा सा आकार देंगे, विस्तार देंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ, पसलियों के नीचे फेफड़े हैं, फिर यही छोटा सा पेट होगा, यहाँ पर हमारा हृदय होगा, यहाँ 2 किडनियां होंगी, एक जगह लीवर होगा। तो ये हमारी और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गई। तो वो पदार्थों के अंदर पसलियां कहाँ पर हैं भी है, नहीं है, उनका हृदय कहाँ पर है, इस तरीके की संरचना हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जो पाठ है वो कक्षा 6 में आपका एक पदार्थ का ही एक पाठ था, उसका थोड़ा सा ऊपर लेवल है। कक्षा 6 में मैं क्या पढ़ा चुका हूं या आपने क्या पढ़ा है, उसका मैं आपको एक नमूना देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कक्षा 6 में कि पदार्थ जो होता है वो हमने 2 भागों में बांटा। एक तो हमने बोल दिया था प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या थे? शुद्ध पदार्थ वो थे जिनमें शुद्धता थी, यानी एक ही तरीके से मिलकर बने हुए हों। अगर कोई सोने का एक कण से मिलकर बना हुआ है तो उसमें सोने के ही सारे कण होने चाहिए। और मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? जैसे कि अपने नाम से ही ये तुम्हें बता रहा है, इसमें मिश्रण होंगे। जैसे अगर हम कोई चीज ले लें, जैसे हम अगर एक ईंट भी ले लें तो ईंट में क्या होगा? सिलिका होगी, उसमें कुछ मिनरल्स होंगे, तो वो क्या हो गए? वो मिश्रण हो गए। या जैसे पानी में आपने चीनी डाल दी तो वो एक मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटे गए थे। पहला क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो? पहला था तत्व, यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट। और दूसरा था कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब तत्व और एलिमेंट क्या थे ये भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन चौथा जैसे तत्व है, तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के मिलकर बने हुए हो। जैसे O2 हो, O2 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, O और O, यानी कि दोनों O ही हैं, तो ये तत्व हो गया। जैसे अब आपको कि CO2, तो CO2 क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ये योग है C का और O का, इसमें C का 1 एटम है और O के 2 एटम हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। अब जैसे मैं कहूं H2 का मतलब हुआ H प्लस H, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर H2 बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तत्व। और यौगिक क्या हो गया? यौगिक हो गया SO, जैसे SO2 हो गया। SO2 कैसे होगा? S प्लस O प्लस O, यानी कि S भी है, O भी है और O भी है। इसमें क्या है? दो एलिमेंट हैं, एक S है और एक O है, ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें एलिमेंट क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है। H2 में एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन है। मिश्रण भी मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं। मिश्रण हम लोगों ने 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो होमोजीनियस, यानी कि समांगी। समांगी वो होते हैं जो मिश्रित होने पर जिनकी परतें, यानी कि 2 कंपाउंड हमने मिला, अगर हमने 2 एलिमेंट मिलाए हैं तो वो 2 पदार्थ
जो मिलाए गए हैं वो उन्हें हम अलग अलग ना कर पाए। जैसे कि पानी में अगर हम चीनी घोलते हैं तो आप चीनी को और पानी को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। और एक होते हैं विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में हम दो पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पानी के ऊपर तेल की एक ढक्कन तेल डाल दिया तो उसमें हम पानी को और तेल को अलग अलग कर पा रहे होंगे। यहां तक पानी और ऊपर ही थोड़ा सा आपको तेल दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी। अब चलिए, अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि तत्व और यौगिक जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ के होते हैं, अब आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो मेरा दावा है कि आप सारी जिंदगी इसको भुला नहीं पाएंगे। बस आप ये वीडियो देखें बस एक बार। तो पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है? जैसे हर चीज योग है, योग इन द सेंस कि जैसे घर है, जैसे मैंने एक घर बना दिया, ये लीजिए मैंने एक घर बना दिया, ठीक है। घर में क्या है, घर क्या है, घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ही तो बना है। अगर ये ईंटें हैं तब तो घर है, और अगर ये ईंटें नहीं हैं इसका मतलब घर नहीं है। हम कहने को तो कह रहे हैं कि ये घर है, लेकिन ये दरअसल क्या है, सिर्फ ईंटें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही हम एक पदार्थ के लिए कह तो रहे हैं कि वो पदार्थ है, लेकिन पदार्थ दरअसल है क्या? पदार्थ सिर्फ कुछ ईंटों का समूह है। वो ईंटें कौन कौन सी हैं? वो ईंटें हैं मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे घर में हमने घर को मान लिया पदार्थ, घर को मानो आप पदार्थ कि घर हो गया पदार्थ, इसके अंदर ईंटें हैं, ईंटें। तो वो ईंटें क्या हो गई? ईंटें हो गई आपकी अणु। और ईंटों के अंदर जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, यानी कि मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, वो क्या हो गए? परम अणु यानी कि परमाणु। परमाणु से ही पता लग रहा होगा, परम प्लस अणु, यानी कि जो बहुत छोटे हों, परम अणु और ज्यादा छोटे। यानी कि अब आप सोचकर देखिए कि मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कण, देखो इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट, जैसे मिट्टी के बहुत छोटे 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 कण बने होंगे, तब उन्होंने जाके एक ईंट बनाई। जैसे एक ईंट में मिट्टी के ही तो कण होंगे, तो यानी कि मिट्टी के कण कौन से होंगे? परमाणु। एक ईंट क्या होगी? अणु। अब बहुत सारी ईंट मिलकर एक पदार्थ का बना देंगी, यानी कि घर बना देंगे। बस इतनी सी बात है। जिसने ये वाली बात समझ ली उसके लिए साइंस बिल्कुल आसान है। मैं इस मार्कर की बात करता हूं। इस मार्कर में क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक यानी कि पीवीसी से मिलकर बनी हुई होगी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे चलकर आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया है। इस पीवीसी के बहुत छोटे छोटे कण होंगे, इस कण ने मिलकर इसकी प्लास्टिक को बनाया होगा, ठीक है। अब इस कण के अंदर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड के छोटे छोटे एटम होंगे। तो एटम, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं? कोई भी मैटर बना देते हैं। एटम को हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु। बहुत सारे परमाणु मिले तो उसने मॉलिक्यूल बनाया, यानी कि अणु बना दिया। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु मिले तो उन्होंने एक ईंट बनाई, यानी कि अणु बना दिया। अब यही बहुत सारी ईंट मिलकर बना देंगी पदार्थ, यानी कि घर। बस इतनी सी बात है, ये है। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है पदार्थ की तीन अवस्थाएं। तो कोई भी मैटर यानी कि पदार्थ, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन होती हैं। अभी तक आपके लिए सिर्फ तीन याद रखनी है आपको। कौन कौन सी तीन? एक तो सॉलिड यानी कि ठोस, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ताकि
आगे चलकर आप जो भी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से उसका सामना करना है, ताकि आप लोगों को उसकी दिक्कत ना हो। यानी कि सॉलिड, द्रव का मतलब लिक्विड, LIQUID लिक्विड, और गैस GAS। या तो कोई ठोस होगी जैसे ये ठोस है, या लिक्विड होगी जैसे पानी लिक्विड है, या गैस है जैसे भाप जो है वो गैस है। तो सिर्फ ये 3 अवस्थाएं अभी आपको पढ़नी है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है पदार्थ की आणविक संरचना क्या है। देखो यहाँ पे शब्द दिख रहा है आणविक। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आणविक। सबसे पहले आणविक का मतलब समझ लीजिए आप। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आणविक संरचना, रचना, यानी कि एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, ठीक है। आणविक यानी कि अणु, अणु से संबंधित है ये कुछ, ठीक है। उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉलिक्यूलर, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे पहले हम ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्योंकि एक हमने एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, क्या ले लिया? मॉलिक्यूल यानी कि अणु, किसी भी चीज का ले लीजिए। मैंने लोहे का एक अणु ले लिया है, आप चाहें तो सोने का ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे परमाणु होंगे, यानी कि ऐसे एटम होंगे, एटम जो बहुत पास लगे हुए होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे। अगर ये ठोस है तो इसमें बहुत ज्यादा पास होंगे। ये इतने ज्यादा पास होंगे कि ये आपस में बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाएंगे। यानी कि इनके बीच में देखो, ना तो इधर जाने की जगह है ना इधर आने की जगह है। यही द्रव में कैसे होंगे? द्रव में यही थोड़े से दूर दूर होंगे। और गैस में क्या होगा? गैस में यही बहुत ज्यादा दूर होंगे, जैसे कि इतने दूर मान लीजिए। अब इसमें देखो थोड़ा सा इनके चलने के लिए जगह है, ऊपर वाला नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, इसमें कोई इधर उधर नहीं चल सकती। गैस में तो थोक के भाव जहां आपको जाना है वहां जा सकते हो। तुम यहां से बोलो कि हमें इलाहाबाद जाना है तो भाई वहां भी जा सकते हो। यहां से तुम बोलो हमें कोचिन जाना है, वहां भी जा सकते हो। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, बहुत सारा स्पेस है, सब खाली स्थान पड़ा हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं ये। इसका मतलब अब ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इन एटम्स के बीच में एक बल लग रहा होता है। जैसे ये दो एटम हैं, इनके बीच में एक बल लग रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। यानी कि इन दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, जैसे हम बोलेंगे अंतर अणुक बल। क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स, यानी कि अंतर अणुक बल। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे बेटे? INTER, इंटरनल फोर्स। देखो शब्द से ही चीजें बोलती हैं। अब अंतर अणु का क्या मतलब हुआ? अंतर का मतलब अंदर, और अणु का मतलब अणु के बीच में। यानी कि जो दो अणुओं के बीच में जो बल लगेगा, यानी कि जो दो एटम्स के बीच में बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इंटरनल, अंदर। इंटरनल का मतलब होता है अंदर। अंदर जो फोर्स लग रहा है वो जो ठोस पदार्थ होंगे उनमें तो बहुत तगड़ा होगा। जैसे कि इतना तगड़ा फोर्स हो गया, अब देखो ये ना तो चल पा रहे हैं ना ये कुछ हो पा रहा है। यही लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स हल्का होगा, यानी कि जैसे आपने पानी फेंका, फर्श पे आपने पानी डाला तो ये थोड़ा सा हट गए, इतना कम था। और गैस में तो ये बिल्कुल अलग होगा, लगभग ना के बराबर इनके बीच में फोर्स होगा। इसमें देखो थोड़ा सा दिखाया मैंने, इसमें इधर भी है, इधर भी है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हर एटम का 4 जगह खिंचाव है। इस वाले एटम का इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और कुछ इसके साथ भी रहा होगा। तो यहां पर जो आपके इंटरनल फोर्सेस होते हैं, यानी कि अंतर अणु बल जो होते हैं, वो बहुत तगड़े वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग। द्रव में थोड़े से कम होते हैं और गैसेस में और ज्यादा कम हो जाते हैं। चलिए अब आपका आता है चौथा, तत्व और यौगिक।
तो मैंने तत्व और यौगिक के बारे में अभी आपको बताया कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ हो, एक प्रकार के ही हो, एक प्रकार के ही हो। अब एक प्रकार के ही हो सकते हैं सिर्फ इसमें, जैसे कि मैं आपको बताऊं पी का मतलब फास्फोरस, तो P4 यानी कि फास्फोरस के 4 एटम है, ऐसा तो नहीं है, एक फास्फोरस का है, सल्फर का है, S8, सल्फर के 8 हैं, ये तो हो गए तत्व। अब देखो अब आएंगे यौगिक। यौगिक का मतलब कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? अब जैसे CO2 हुआ, CO2, तो इसमें C, एक तो C हो गया और एक हो गया O, यानी कि कार्बन का तो एक एटम, C का मतलब हुआ कार्बन, CARBON, कार्बन, और O से हो गया ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। कार्बन का तो एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने, देखो नीचे 2 लग रहा है ना, तो ऑक्सीजन के 2 एटम। तो कायदे में अगर O2 को कहें हम, इतने में सिर्फ O2 को अगर हम पूछें, अगर सिर्फ O2 की बात करें, जैसे इतनी, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया एलिमेंट, और जब ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो ये हो गया कंपाउंड। अब देखो CO2 यानी कि जो हम भाप बाहर छोड़ रहे हैं उसी को तो CO2 बोल रहे हैं। CO2 अपने आप में कंपाउंड हो गया, लेकिन कंपाउंड क्या है, कायदे में एलिमेंट का ही तो मिक्सचर है, यानी कि अगर एक से ज्यादा तत्व मिल जाएंगे तो वो हमारा कंपाउंड बना लेगा। तो हम इसमें लिख लेंगे एक से ज्यादा अगर मिल गए तो वो हमारे कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा अगला है तत्वों के प्रतीक और उनका महत्व। अब लगभग 1808 में, कौन सी सन है, 1808 में, 1808 तक बहुत सारे हमारे एलिमेंट जो थे वो खोज लिए गए थे। कुछ हमने प्रकृति में खोजे, कुछ हमने लैब में बना लिए थे, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स खोज लिए गए थे। अब जैसे हमें नाम लिखना था ऑक्सीजन, OXYGEN। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे, इसकी क्रिया करा रहे थे कार्बन से, तो CORBON। अब हम उसकी रिएक्शन तो करा रहे थे, लेकिन हमें इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन की कार्बन से करवानी है तो पहले तो हमने ऑक्सीजन लिखा OXYGEN प्लस, फिर कार्बन लिखा CARBON। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा यार ये तो तरीका तो ठीक है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा हमारा समय बर्बाद हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आए डाल्टन, DALTON, डाल्टन, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, डाल्टन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो हर एलिमेंट के लिए हम कुछ चिन्ह बना दे रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये मानकर चले आप, उन्होंने ऐसा कहा होगा, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने एक गोला और उसके अंदर लाल रंग बना दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कार्बन के लिए हरे रंग का गोला बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्हें रिएक्शन करानी थी। अब मैं इसको पलट के लिख रहा हूं, कार्बन इधर लिखूंगा, ऑक्सीजन इधर, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये था। तो कार्बन तो हरे रंग का गोला बनाया था, तो उन्होंने कार्बन में तो हरे रंग का गोला बना दिया, और प्लस और ऑक्सीजन में देखो लाल रंग का है ना, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 गोले बना दिए उन्होंने, 2 गोले बना दिए। अब उसके बाद हमारा बना CO2। अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 बनेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या दर्शाया, एक तो हरा गोला और हरे गोले के बराबर 2 लाल गोले। तो इस तरीके से दर्शाया गया, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा कारगर इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारे पास रंग तो गिने चुने होते हैं, लेकिन हमारे पास एलिमेंट थे लगभग 50-60-100 के आसपास, तो हम हर एलिमेंट को ऐसे कैसे दिखाएंगे। तो उसके बाद एक बहुत ही समझदार व्यक्ति आए,
समझदार व्यक्ति का नाम था वर्जीलियस। देखो अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, नीचे का नहीं मिटा रहा हूं। समझदार व्यक्ति थे, उनका नाम था वर्जीलस। क्या नाम था? BERZILUS, वर्जीलियस। वर्जीलियस वर्जीलियस एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारा एलिमेंट है कार्बन, CARBON, और है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और है तुम्हारा है फॉस्फोरस, PHOSRUS, फॉस्फोरस, और है तुम्हारा नाइट्रोजन। तो इनका क्या करो कि इनका जो पहला अक्षर है वही इनका प्रतीक बना दो। यानी कि अगर कार्बन है तो C बना दो, ऑक्सीजन है तो O बना दो, फॉस्फोरस है तो P बना दो, नाइट्रोजन है तो N बना दो। यानी कि कार्बन का क्या कर दिया हमने? C, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P और नाइट्रोजन का N। तो बहुत तालियां बज गई, क्या अच्छा। अरे यार तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है। अब तुम हमें ये बताओ कि नाइट्रोजन का N हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ हो गया। कि फॉस्फोरस का P हो गया, तो उन्होंने कहा हो गया। ऑक्सीजन का O हो गया, कि हाँ हो गया। अब तुम हमें ये बताओ कि बेरियम का क्या होगा? BARIUM, बेरियम का क्या होगा? तो वर्जीलियस साहब ने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो तुम, अभी तो हमने तुम्हें बताया कि पहला अक्षर लेना है, तो पहला अक्षर इसका B हो गया। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा B हो गया, तो अब हमें ये और बता दो कि ब्रोमीन का क्या होगा? BROMINE, ब्रोमीन का क्या होगा? अब वर्जीलियस साहब ने कही कि अरे ये तो दिक्कत हो गई, ये भी B से शुरू हो रहा है और ये भी B से शुरू होता है, तो जिसका हमने नाम पहला दे दिया है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर उसी नाम से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट बनता है तो हम उसके पहले दो अक्षर ले लेंगे, यानी कि ब्रोमीन का हो जाएगा Br। फिर ऐसे ही क्रोमियम का क्या हो जाएगा? CHROM, क्रोमियम। फिर क्रोमियम का क्या हो जाएगा? C तो ले नहीं सकते क्योंकि आपने कार्बन का ले लिया, तो अब क्या करोगे तुम? इसका ले लोगे C और H। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि चलो कार्बन तो क्योंकि हमने C ले लिया तो बड़ा बनाया जाएगा, ऑक्सीजन O बड़ा बनेगा, फॉस्फोरस P बड़ा बनेगा, नाइट्रोजन में N। लेकिन जब हम ब्रोमीन लिखेंगे तो B तो बड़ा बनाएंगे, लेकिन हम R बड़ा नहीं बनाएंगे उसका, हम उसका R छोटा ही बनाएंगे। ऐसे क्रोमियम लिखेंगे तो C तो बड़ा बना देंगे हम, लेकिन H छोटा बनाएंगे। तो यही कारण है कि जब हम CO2 लिखते हैं तो C बड़ा होता है क्योंकि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, O बड़ा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो। लेकिन जब हम लिखते हैं ब्रोमीन, यानी कि ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो हम B बड़ा लिखते हैं और R छोटा लिखते हैं, ठीक है। या चलिए ठीक है, अब आपका डाल्टन का भी आ गया, वर्जीलियस का भी आ गया। तो अब आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी प्यारी प्यारी पुस्तिका में, दुलारी दुलारी पुस्तिका में एक तालिका दे रखी है। क्या दे रखी है? एक तालिका। सब यही चीजें हैं जो मैंने बताई है, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको वो चीजें पढ़ा देता हूं ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। तो आपका पहला दे रखा है हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन। मुझे बताओ हिंदी में भी लिखने की जरूरत है? हिंदी में मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके आगे एलिमेंट जो चलेंगे वो अंग्रेजी में चलेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H। अब मैं यहां पर लिख देता हूं और आपसे मैं पूछूंगा और आप बताइएगा। हाइड्रोजन के बाद दे रखा है कार्बन, CARBON। वैसे तो मैं अभी बता चुका हूं इनमें से काफियों के, लेकिन आप बताएंगे। फिर है फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद है आपकी नाइट्रोजन फॉस्फोरस। देखो ये भी मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, PHORUS, फॉस्फोरस। और क्या है? एल्यूमिनियम, ALLUMINIUM, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद है आर्गन, ARGON।
ठीक है, बस। अब हाइड्रोजन का पहला अक्षर हो गया, कार्बन का क्या होगा C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, एल्यूमिनियम का, अब ए से एल्यूमिनियम भी है, आर्गन भी है, और ओरम यानी कि जिसे हम सोना बोलते हैं वो भी होगा। तो इसका क्या ले लिया हमने, ए बड़ा और एल छोटा, देखो छोटा बना है। आर्गन का क्या ले लिया, पहले दो, ए बड़ा और आर छोटा, ठीक है। आपके इसमें इतने दे रखे हैं। अब ये तो ऐसे हो गए जो इसी भाषा में थे, लेकिन कुछ हमारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इस भाषा में नहीं थे। वो किसमें थे, लैटिन भाषा में, LATIN, लैटिन, लैटिन, लैटिन। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या। जैसे सोडियम, सोडियम SODIUM, सोडियम, कॉपर, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, आयरन, पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सिल्वर, SILVER, सिल्वर, GOLD, गोल्ड, गोल्ड के बाद मरकरी, MER, मर, CURY, करी। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ चमत्कार, इसमें हो गया चमत्कार। अब इसमें विज्ञान नहीं रहा, अब इसमें चमत्कार होगा। अब देखो सोडियम का वर्जिलियस अंकल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, SO होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, Na। कॉपर का CO होना चाहिए था, लेकिन हुआ CU, C बड़ा U छोटा। सोडियम में N बड़ा और A छोटा, आयरन में F बड़ा और E छोटा, पोटेशियम में सिर्फ K, सिल्वर में SI होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, AG, जैसे मम्मी कहते हैं ना AG सुनते हो। गोल्ड, गोल्ड का GO होना चाहिए था, लेकिन हुआ AU। मरकरी का ME होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, HG। ये हुए क्यों, ये हुए इसलिए क्योंकि ये किसी और देश में खोजे गए। अब क्योंकि ये किसी और देश में खोजे गए हैं तो इनका नाम उस देश में कुछ और था। जैसे सोडियम का नाम था नेट्रियम, उसकी स्पेलिंग थी NATRIUM, नेट्रियम। तो पहले दो अक्षर ले लिए, देखो कॉपर का था क्यूप्रस, CUPROUS, क्यूप्रस। तो देखो क्यूप्रस के पहले दो अक्षर ले लिए। आयरन का था फेरम, FERRUM, फेरम, फेरम का FE पहले दो अक्षर, F बड़ा और E छोटा। पोटेशियम तक का केलियम, CALIUM, तो इसका पहला अक्षर ले लिया, इसका KA नहीं लिया क्योंकि K से हमारे यहाँ कोई और एलिमेंट था ही नहीं। सिल्वर का था अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम। तो AG, अर्जेंटम का AG लिया गया। ये देखो याद रखने वाली बात है, क्योंकि AR हम किसका ले चुके थे, आर्गन का, मैंने पीछे बताया था, आप वीडियो में देखे होंगे। तो इसमें क्या लिया हमने, इसमें एक तो लिया A और एक लिया G। अब गोल्ड का क्या था, ओरम, यानी कि AURUM। अब AU नहीं आया था तो पहले दो अक्षर ले लिए। HG का होता है हाई, HY हाई, DRA ड्रा, हाइड्राजिरम, GYRUM, हाइड्राजिरम। तो इसका H और G ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये किस भाषा में थे, ये सब लैटिन भाषा में थे। यानी कि एक भाषा होती है इंग्लिश, वैसी होती है लैटिन, वैसी होती है ग्रीक, और वैसे ही होती है हिंदी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, यानी कि रसायन सूत्र क्या होता है। हाँ, इसमें हमारा ये रह गया कि प्रतीकों का महत्व क्या था। अगर हमने प्रतीक दिए, जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस का क्या दे दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमने H दे दिया, ठीक है। तो ये, या हमने कार्बन का C दे दिया, कार्बन का C दे दिया। तो ये क्या डिनोट करता है, ये हमें क्या बताता है। तो हाइड्रोजन, अब जैसे हाइड्रोजन गैस है
सिर्फ अकेला H नहीं दे सकता, ये कैसा रहेगा H+H, यानी कि आप जहां भी देखोगे H2 लिखा हुआ देखोगे, जहां नीचे 2 लिख रहा होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो हाइड्रोजन का जो हमने एक प्रतीक दे दिया वो क्या शो कर रहा है, पहली बात तो वो ये शो कर रहा है कि तत्व का नाम क्या है, ये तत्व को शो कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बनी हुई होगी, यानी कि तत्व का नाम बता रहा है। और ये कह रहा है कि ये एक परमाणु है, परमाणु यानी कि एक एटम है। अब हम इसको ये कह सकते हैं, अब देखो हाइड्रोजन, ये देखो मैं नीचे लाया इसको, H2 बराबर हो गया H+H। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे कायदे में तो हम ये पढ़ ही रहे हैं कायदे में देखा जाए, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, हम इसे रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 2 एटम यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक, ये पहला और ये दूसरा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक अणु, परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, अणु मिलकर पदार्थ बनाएगा, तो एक अणु बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाइड्रोजन के एक अणु में, हाइड्रोजन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो कितने होंगे 2, क्योंकि नीचे 2 लिख रहा है H+H। अगर मैं तुमसे ये कहूं P4 यानी कि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में, यानी कि एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होंगे, तो कितने होंगे 4, P+P+P+P। नीचे जितना लिख रहा होगा वो संख्या होगी किसकी, एटम की, यानी कि परमाणु की। अब मैं बोलूं S8 तो सल्फर, S का मतलब सल्फर, P का मतलब फास्फोरस, H का मतलब हाइड्रोजन। सल्फर क्या, ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक ईंट हो गई, ईंट के अंदर क्या पाया जाएगा, छोटे छोटे कण यानी कि अणु, सॉरी परमाणु। तो परमाणु क्या, एटम। तो कितने एटम है, देखो नीचे संख्या देख लो 8। तो 8 एटम जब सल्फर के मिलेंगे उनके बीच में क्या होगा, एक बल होगा, मैंने आपको बताया था, तब एक सल्फर का मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए हाइड्रोजन का। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये, अब आप कहोगे सर ये तो तुम गलत बात कर रहे हो, आपने तत्वों के बारे में बता दिया। तत्व क्या थे, जो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर, जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हुए हो। अब हमें कंपाउंड के बारे में भी बता दो, यानी कि यौगिक के बारे में भी बताओ। यौगिक में अगर हो सर तब हम कैसे करें, तो बहुत सरल है, मैं तुमसे कहूंगा ये तो और भी ज्यादा सरल है। जैसे हमने ले लिया CO2, हमने क्या लिया CO2। अब CO2 को इसी तरीके से लिखो, एक तो एटम हो गया, देखो C के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे एक, यानी कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने 2, ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन का एक एटम मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 का एक मॉलिक्यूल, MOLECULE, यानी कि एक अणु बनाएंगे। एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है। तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का तो एक परमाणु होगा और ऑक्सीजन के कितने होंगे 2, क्योंकि नीचे लिख रहा है 2, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। अब मैं आपको और थोड़े से इस तरीके के बता दे रहा हूं जिससे कि आपको ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। आज का हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसका कारण ही यही है क्योंकि अगर आज मैंने आपको जल्दी से समझा दिया तो फिर वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब जैसे मैं एक ले रहा हूं Na2, Na का मतलब सोडियम, CO3। अब देखो A मैंने छोटा बनाया, C बड़ा बनाया और O बड़ा बनाया, क्योंकि Na ये पूरा नाइट्रियम यानी कि सोडियम। अब देखो ये किससे बना हुआ होगा, किस किस चीज से, एक तो सोडियम यानी कि Na प्लस C कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। अब मैं तुमसे पूछूंगा इसमें एटम यानी कि परमाणु कितने कितने हैं,
मैं पूछूंगा नाइट्रोजन Na2CO3, तो Na2CO3 में सोडियम के कितने एटम हैं, तो कितने हैं, 2, आप कहोगे 2। कार्बन के कितने हैं, कुछ नहीं लिख रहा है सर, कुछ नहीं लिख रहा है तो 1 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं सर जी, 3 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं तो 3 है, बहुत अच्छा। तो यानी कि 2 परमाणु सोडियम, 1 परमाणु कार्बन, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, और 3 परमाणु ऑक्सीजन, ये सब मिलकर Na2CO2 बनाएंगे। अब मैं आपसे कहूंगा, जो आपने शुगर खाते हो, आप चीनी खाते हो, उसका फॉर्मूला होता है C11H22, सुक्रोज का मान लेते हैं C12H22O11, ये आपकी हो गई सुक्रोज, यानी कि चीनी, यानी कि शक्कर। अब इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो जो जो दे रखे हैं वो लिख लो। एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और एक कितना है, ऑक्सीजन, CHO है, ठीक है। कार्बन के कितने हैं, कितने लिख रहे हैं, 12, तो 12 एटम है, यानी कि 12 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने हैं, 22 एटम है इसके, 22 परमाणु है। और O11, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, 11, तो यानी कि 11 तो ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 22 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और 12 कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं चौखंटे से बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल, यानी कि अणु बनाएंगे शक्कर का, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आगे भी मैं और समझाऊंगा, क्योंकि आपके किताब में तालिका दे रखी है, आपके किताब में जितनी भी दे रखी है मैं वो सब यहां समझा दूंगा, चाहे आज कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए। अब जैसे कि आपके इसमें दे रखा है NaCl, पहला दे रखा है NaCl। अब देखो Na का क्या मतलब हुआ, Na का मतलब होगा सोडियम, और दूसरा है Cl, C बड़ा और L छोटा, यानी कि क्लोरीन। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं CH। अब देखो CH क्रोमियम से हो जाता है, इसलिए हमने L ले लिया। अगला RINE, क्लोरीन, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं क्लोरीन, ठीक है। अब देखो Na पे कितना लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है तो वन मान लेंगे। Cl पे, क्लोरीन पे कितना है, कुछ नहीं तो वन है, तो एक ये है और एक ये है, यानी कि एक एटम सोडियम का मिलकर, एक एटम क्लोरीन का मिलकर एक मॉलिक्यूल NaCl का बनाएंगे, ठीक है। आपका दूसरा है CO2, मैं बता चुका हूं। तीसरा है, दूसरा CO2 है, मैं ये बता चुका हूं। तीसरा है H2SO4। अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले तो वो लिख लो। सबसे पहले है H, फिर है S, फिर है O। अब देखो H के नीचे कितने, 2, तो 2 एटम, यानी कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के। सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1, यानी कि 1 एटम, 1 परमाणु सल्फर का। ऑक्सीजन के नीचे 4, यानी कि 4 एटम सल्फर के। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल। अगर इसी के आगे 2 लिख रहा होता तो होता 2 परमाणु, 2 अणु, यानी कि 2 मॉलिक्यूल। अगर यहीं पे लिख रहा होता 8, तो 8 अणु, यानी कि 8 मॉलिक्यूल हो जाते। यहां पे लिख रहा होता 10, तो 10 अणु या 10 मॉलिक्यूल हो जाते, ठीक है। तो अभी तो यहां पे सिर्फ एक दे रखा है, तो हम एक की बात करेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 परमाणु सल्फर का और 4 परमाणु ऑक्सीजन के, ये सब मिलाकर एक डिब्बे में बंद करके अगर हम ऐसे हिला दें तो क्या बन जाएगा, H2SO4, एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक अणु। अब अगले पर आओ। अगर आपका दे रखा है HNO3, सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहले लिखो H लिख लिया, फिर क्या दे रखा है N लिख लिया, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, और O से ऑक्सीजन। H के नीचे कुछ नहीं लिख रहा है तो एक एटम,
नाइट्रोजन का भी कुछ नहीं दिख रहा है तो एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। ठीक है, इसी तरीके से एक मैं आपको देता हूं सबसे लास्ट में NaSCO3, Na छोटा, H बड़ा, CO3, H बड़ा है, C बड़ा है, O बड़ा है, और आप में से कुछ लोग ऐसा करके लिख देते हैं NaCO3। ये देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का अपना एक सिंबल है, उसका एक हमने लेटर दे दिया, प्रतीक दे दिया C, जो बड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहले तो लिखो Na के लीजिए सर, हमने Na लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर C लिख दिया, और फिर O। अब देखो Na के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एक आ गया। H के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक आ गया। C के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और O के नीचे 3। यानी कि एक एटम, एक परमाणु सोडियम का, एक परमाणु हाइड्रोजन का, एक परमाणु कार्बन का, और 3 परमाणु ऑक्सीजन का। जब ये डिब्बे में इन्हें घुसेड़ कर और ऐसे हम हिला दिया जाएगा तो NaSCO3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला है सातवां है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, इसे बोलते हैं एसिड, ACID एसिड। फिर है क्षार होते हैं हमारे बेस, BACE बेस। और फिर है लवण का मतलब साल्ट, SALT साल्ट। लवण को हम नमक भी बोल सकते हैं, वही नमक है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और साल्ट क्या होता है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन काफी बड़ी भी है, लेकिन हम यहां पर इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, आप अगले आने वाली क्लासेस में और आगे पढ़ेंगे, वो पदार्थ जो जीभ पर रखने के बाद खट्टे महसूस होते हैं, खट्टे, वो हमारे एसिड हो गए। जो कड़वे लगे वो बेस हो गए, और जो नमकीन लगे वो नमक हो गए। बस, जो जितना ज्यादा खट्टा लगेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही जबरदस्त वाला एसिड होगा। जो जितना कम खट्टा लगेगा वो उतना ही कम एसिड होगा। एसिड के मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि नींबू खट्टा होता है तो नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका होता है आपके यहां जिसे हम विनेगर बोलते हैं, सिरका। ये क्या है, सब एसिड के एग्जाम्पल हैं, यानी कि अम्ल के एग्जाम्पल हैं। क्षार या बेस क्या होते हैं, जो कड़वे हो। जैसे कि घर में इस्तेमाल करने वाला साबुन, कभी आप साबुन को अगर खाएंगे तो वो आपको कड़वा लगेगा, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साबुन। साल्ट क्या होते हैं, साल्ट नमक होते हैं, जैसे कि NaCl, इसे हम बोलते हैं NaCl, कॉमन साल्ट। Na से सोडियम, Cl से क्लोरीन, इसे हम बोलते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन मतलब सामान्य, और साल्ट का मतलब नमक, सामान्य नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, NaCl। तो ये 3 तरीके के आपके अम्ल, क्षार और लवण हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे आप कि कोई अम्ल है, क्षार है, या फिर वो नमक है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने हमें बताया कि हम टेस्ट करके देखेंगे, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि हमने बता जरूर दिया कि टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन अब जैसे तेजाब होता है, तेजाब कोई छोटा मोटा नमक तो होता नहीं, वो छोटा मोटा एसिड तो होता नहीं है। अगर आप उसे जीभ पर रखेंगे तो आपकी जीभ जो है वो जल जाएगी। तो इसका मतलब टेस्ट करके, उसका स्वाद लेकर तो पता नहीं लगाया जा सकता। तो फिर कैसे पता लगाया जाएगा, उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, PAP या LITMUS, यानी कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर।
क्या होता है, ये एक पेपर होता है, यानी कि ऐसे करके एक पेपर होता है। हमने एक बीकर में, बीकर का मतलब होता है बर्तन, साइंस की लैब में एक बीकर नाम की चीज होती है, यहाँ पे उस पर लिखा हुआ होता है कि हमें कितना लेना है, ठीक है। बीकर में यहां पर हमने एसिड रख लिया, देखो जब हम इसको एसिड में टच करेंगे तो ये अपना रंग बदलना शुरू करेगा। उस रंग बदलने के आधार पर हम ये बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। अब दो तरीके के होते हैं पेपर, एक तो होते हैं नीला, नीला लिटमस पेपर, और एक होता है लाल, लाल, ठीक है। अब याद रखने का तरीका क्या है, जो एसिड होंगे ACID एसिड, वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को यानी कि ब्लू को रेड में बदल देंगे। जैसे अगर हम पहले क्या करेंगे, अगर हमें ये पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है, तो सबसे पहली बात तो हम नीला वाला लेंगे। हमने नीला वाला इसमें डालेंगे तो नीले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं। अगर ये एसिड है तो नीला वाला डालने पर लाल में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर लाल वाला हमने पहले डाल दिया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एसिड है, यानी कि लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रेड का कोई परिवर्तन नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, A से A ले लो, B से B ले लो, और R से ले लो ABR, यानी कि एसिड ब्लू को रेड में कर रहे हैं, यानी कि ब्लू को रेड में कर रहे हैं, नीले को लाल में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, इससे आप कभी गलत नहीं होगे, ABR। अब बेस का क्या होगा, अब आप कहोगे सर ये तो आपने एसिड का बता दिया, अब बेस का बताइए। तो हम कहेंगे बेटे हम बैठे इसलिए ताकि तुम्हें बता सके। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कर देगा, यानी कि अगर हमने ये क्या लिया है, ये हमने बेस लिया है, बेस है अगर हमारे ये, यानी कि साबुन का पानी है ये। अगर ये साबुन का पानी है तो अगर हम उसमें रेड डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, यहां से रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नीला डालेंगे तो वो रेड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, इससे बना देता हूं, BRB, B से बेस, R से रेड और B से ब्लू। ये रेड को ब्लू में कर देंगे, बेस रेड को ब्लू में कर देंगे। पहला अक्षर ये बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, और अगले दो अक्षर ये बताएंगे कि कौन से रंग, उदासीनीकरण क्रिया, इंग्लिश में इसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, NUETRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन। क्रिया को बोलते हैं रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कि हम एक परख नली में एसिड ले लें, एसिड का मतलब मैंने ए से लिख दिया है, और दूसरी में हम बेस ले लें, बी, ए से एसिड, बी से बेस, और हम इसको इसमें मिला दें या इसको इसमें मिला दें, कोई से को किसी में भी मिला दें, तो होगा क्या कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। एस से हो गया हमारा सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का मतलब लवण, और डब्ल्यू से वाटर यानी कि पानी, लवण। लवण मैंने आपको बताया था पीछे, साल्ट जो नमक होता है, और वाटर का मतलब पानी। तो जब हम दो ऐसे पदार्थ जो एक एसिड हो और एक बेस हो, एसिड को जब बेस से मिलाओगे तो क्या पाओगे, भगवान नहीं पाओगे, साल्ट प्लस वाटर पाओगे। इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन। अब देखो नाम से पता चल रहा है उदासी, यानी कि उदासी हो गई। एसिड का अपना एक था कि वो जला देता था, जहां भी पड़ता था। बेस का अपना एक नेचर था
कि वो क्या कर देता था, ठंडा कर देता था। जैसे अगर आप कभी जल जाओ तो आप साबुन से हाथ धोते हो कि नहीं, मिर्च आपको लग जाए तो साबुन से धोते हो, मिर्च भी एसिडिक होती है। तो इन दोनों का अपना अपना स्वभाव था, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गए, यानी कि ना तो आप कोई जलाएगा और ना कोई ठंडा करेगा। तो ये क्योंकि उदासी हो गई इसलिए उसका नाम दिया उदासीनीकरण क्रिया। चलिए आपके इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस चैप्टर को आप जब 2-3 बार देख लेंगे तब आपको ये चैप्टर याद करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और ये जितने भी मैंने O2, P4, S8 या NaCO3 इस तरीके से बनाए हैं, इसको आप बाकायदा कॉपी पर करके देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा हो जाएगा।